हेलो बच्चों, वेलकम फॉर टुडेज लेक्चर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ क्या सीखा था, बेसिक सीखा था सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस, 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन सीखे थे। अगर आपने वो मिस किया है तो प्लीज पहला लेक्चर देखिए, फिर सेकेंड में आइए, वरना फिर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो। और अगर आपको कोई वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है, फिर से वीडियो देखिए, फिर भी नहीं समझता तो कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा या फिर कमेंट में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व अगर हो पाया तो कर दूंगा, ठीक है। पर वीडियो पूरा देखे बिना कोई भी डाउट मन में मत लाइए। कम से कम जब भी आपको कोई डाउट आए, वीडियो को 3 टाइम्स देखिए, फिर मेरे को पूछिए, ताकि आप बाकी की चीज़ों में एक्सपर्ट हो चुके होंगे, सिर्फ उतना ही डाउट बचेगा, वो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड, बाकी सब्जेक्ट्स का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर केमिस्ट्री सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है। मैं जबान देता हूँ, अगर आपने सारे लेक्चर ध्यान से देख लिए, 2-2 बार 3-3 बार, आपको बोर्ड्स में, एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लाने से कोई मैकलाल नहीं रोक सकता, भले वो कोई भी एंट्रेंस हो। उसी हिसाब से आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉल्यूशंस लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया पॉइंट जिसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किसी भी शब्द के एंड में अगर इटी आ जाता है, इस इटी का मतलब है एबिलिटी, ठीक है। इटी का मतलब है एबिलिटी। सोल्यूबिलिटी अभी नाम में ही पता पड़ रहा है, एबिलिटी टू सोल्यूबलाइज या फिर एबिलिटी टू डिजोल्व। शक्कर पानी में डिजोल्व हुई, क्यों हुई? क्योंकि शक्कर की क्षमता थी, एबिलिटी यानी क्षमता, क्षमता थी पानी में डिजोल्व होने की। थर्मोकोल तो पानी में डिजोल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी क्षमता नहीं थी। अच्छा, क्षमता में दोनों लोग इंपॉर्टेंट है, थर्मोकोल भी और पानी भी, शक्कर भी और पानी भी, समझ गए? सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, दोनों की क्षमता इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सोल्यूट की क्षमता होके नहीं चलता। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी में। सबसे पहले इस शब्द का मीनिंग समझ गए, इटी मतलब एबिलिटी, क्षमता टू गेट डिजॉल्व। हर एक सब्सटेंस की अलग अलग क्षमता होती है। जैसे 1 लीटर पानी में शक्कर जितनी ग्राम डिजॉल्व हो सकती है, उतने ही ग्राम नमक डिजॉल्व होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों अलग अलग एबिलिटीज दिखाएंगे बच्चों, ठीक है। अब सीखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। फैक्टर मतलब जिनके वजह से सोल्यूबिलिटी कम या ज्यादा होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, कुछ फैक्टर्स होते हैं हर एक चीज के लिए। सबसे पहला है जो मैंने आपको बोला, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट नहीं बोला, सोल्यूट या सॉल्वेंट नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट भी इंपॉर्टेंट है, उसका नेचर भी इंपॉर्टेंट है सोल्यूबिलिटी में। अगर सोल्यूट डिजोल्व होना ही नहीं चाहता, सॉल्वेंट बड़ा परफेक्ट है पर सोल्यूट बोलता है मैं नहीं डिजोल्व होगा, तो कैसा होगा ना सोल्यूबिलिटी, कैसा बनेगा सोल्यूशन, है कि नहीं? और सोल्यूशन नहीं बनेगा तो ये चैप्टर पढ़ के क्या मजा आएगा, क्या फायदा होगा? कुछ सीखेंगे नहीं। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूट भी डिजोल्व होना चाहना चाहिए और सॉल्वेंट भी डिजोल्व करना चाहना चाहिए, ठीक है। सेकेंड होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, थर्ड होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एक बात आपको बताता हूं, टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर लेक्चर को आने के पहले जितना पढ़ाया वो रिवाइज करके आइए, आगे के 2 पेजेस 3 पेजेस दो पेजेस रीड करके आइए। हर लेक्चर को आने के पहले 2 पेजेस। पर टेक्स्ट बुक की हर चीज हम लोग लेक्चर में नहीं डिस्कस करते हैं, उसका रीजन ये है, मेन चीजें डिस्कस करते हैं, हर एक वर्ड डिस्कस नहीं करते, वरना फिर तो वो टेक्स्ट बुक रीडिंग हो जाएगा ना, डिस्कशन के सिवा, लेक्चर के सिवा पढ़ाना सीखना सिखाना नहीं हुआ ना, वो तो टेक्स्ट बुक रीड करने का काम हो गया। और वैसा क्यों नहीं करते, उसका रीजन ये है कि टेक्स्ट बुक में दी गई हर चीज सिखाने योग्य इंपॉर्टेंट नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ने जैसी इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी होती हैं जो कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट टीचर पढ़ाएगा, हर एक वर्ड पढ़ाना मजा नहीं आएगा फिर कुछ सीखने में, है ना। तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी में ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी में बहुत सारा ज्ञान दिया गया है,
उसको रीड कीजिए, पर यूज उतना ही, हम इतना ही पढ़ेंगे जितना एक्चुअल में यूज आने वाला है। पर आपको सारा पढ़ना है ताकि आपको दोनों चीजें मैच हो जाए, वरना बाद में आप बुक खोलोगे तो आपको लगे अरे ये तो पढ़ाया नहीं, ये कंसेप्ट तो पता है। कंसेप्ट कोई मिस नहीं करेंगे, शब्द मिस हो सकते हैं, तो रीड कीजिए क्योंकि एंट्रेंस में शब्द ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहली चीज, पोलार मॉलिक्यूल होता है, आपको याद आ रहा है पोलार, जिसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बनता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। पोलार और पोलार बहुत इजीली मिक्स होते हैं। मतलब अगर मेरा सॉल्वेंट पोलार है तो उसमें अगर आपने सोल्यूट पोलार लिया ना, फटाक से डिसॉल्व हो जाएगा। पोलार और नॉन पोलार उतना इजीली डिसॉल्व नहीं होते। मतलब अगर आपने सॉल्वेंट पोलार लिया, सोल्यूट नॉन पोलार लिया, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। उसमें भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी नहीं, पर फिर भी पोलार और पोलार बहुत इजीली मिक्स होते हैं, पोलार और नॉन पोलार थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और पोलार और आयोनिक भी बहुत इजीली मिक्स होते हैं, क्योंकि पोलार मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, आयनिक यानी पूरा पॉजिटिव नेगेटिव है ना। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, समझ गए। ये है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों भी पोलार पोलार होंगे फटाफट डिसॉल्व हो जाएंगे, पोलार और आयनिक होंगे तो भी फटाफट हो जाएंगे, पोलार और नॉन पोलार होंगे तो इंसॉल्युबल नहीं होगा पर चांस कम हो जाएगा। जैसे शक्कर नॉन पोलार है पर डिसॉल्व होती है पानी में, समझे क्या बोलना चाहता हूं। आगे चलते हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं नेचर में भी, पर नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में भी, पर सबसे मेन ये था। आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। टेम्परेचर ऑफ और सोल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है बताता हूं, देखिएगा बड़े ध्यान से। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, दुनिया के मैक्सिमम कंपाउंड्स, दुनिया के, एरो ऊपर का मतलब है इंक्रीज, एरो नीचे का मतलब होगा डिक्रीज, दुनिया के मैक्सिमम सॉल्यूट्स मैक्सिमम सब्सटेंसेस टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है दुनिया के मैक्सिमम सब्सटेंसेस की। और उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट नाम का जो सब्सटेंस होता है ना बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी ऐसा जूम हो जाता है उसका, एकदम फटाक से बढ़ जाता है, पर सारे सब्सटेंसेस का उतना नहीं बढ़ता। देखो बच्चों, बढ़ता है पर उतना नहीं बढ़ता। टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ता है, सोल्युबिलिटी को सिंबल S होगा, आगे जाके हम लोग ये सिंबल यूज करने वाले हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी बढ़ती है, पर KNO3 तो एकदम ही विचित्र है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सोल्युबिलिटी, बहुत ज्यादा बढ़ाओ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, समझ गए। सोल्युबिलिटी ऑफ KNO3 इंक्रीजेस एट अ वेरी ह्यूज रेट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। और कुछ ऐसे हैं जिनका सोल्युबिलिटी अच्छा बढ़ता है, मतलब KNO3 से थोड़ा कम, पर फिर भी अच्छे की लिस्ट में उसको लिखा जा सकता है, जैसे कि NaNO3। NaNO3 जो है, देखो दोनों के मॉलिक्यूल में NO3 मतलब उनमें थोड़ा बहुत तो सिमिलरिटी रहेगा ही। अच्छा, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जिनकी सोल्युबिलिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, फॉर एग्जांपल NaBr बढ़ती तो है पर ऐसा दबा के नहीं बढ़ती है, जितना KNO3 और NaNO3 बढ़ता है ना उतना ज्यादा नहीं बढ़ता। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, सोडियम क्लोराइड है और पोटेशियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड तो ना ऑलमोस्ट इतना सा फर्क पड़ता है, मतलब बढ़ती तो है सोल्युबिलिटी, इनकी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, डबल ट्रिपल हो गई, इनकी 1.5 गुना हो गई या डबल होने आ गई, इनकी 1.25 गुना भी नहीं होती है, पर बढ़ती जरूर है। मतलब समझो 1 लीटर पानी में, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, पहले बता चुका हूं, एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए, कोई वैल्यू याद नहीं करना है। 1 लीटर पानी में अगर 10 ग्राम नमक डिजोल्व होता होगा NaCl, तो टेम्परेचर बढ़ा देने से 10.5 ग्राम होगा, और अगर KNO3 10 ग्राम हो रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ा देने से 22 ग्राम हो जाएगा। ये तो बड़ा साइको है यार, बहुत ज्यादा डिजोल्व हो जाता है, बड़ा एक्साइटमेंट में आ जाता है, समझे। ये है सोल्युबिलिटीज, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ता है, ये 99.99% टाइम सही है। KNO3 और NaNO3 के लिए तो बहुत ज्यादा सोल्युबिलिटी बढ़ती है, NaBr और KBr के लिए भी अच्छी खासी बढ़ती है,
NaCl और KCl के लिए नेग्लिजिबल बढ़ती है, बढ़ती जरूर है पर इतनी कम कि जिसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। पर कुछ ऐसे नमूने हैं दुनिया में जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है। कौन है वो बता देता हूं, वो है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ये जो है ना, इनको अगर आप पानी में डालो तो उनका जो भी सॉल्युबिलिटी है, मतलब समझो 1 लीटर में 5 ग्राम पहले डिजोल्व हो रहा था 20 डिग्री सेल्सियस पे, फिर मैंने 30 डिग्री किया तो ये 4.5 ग्राम डिजोल्व होगा। समझे? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सोल्युबिलिटी कम होगी, बहुत ज्यादा कम नहीं होगी पर कम तो होगी। समझे? आगे चलते हैं। ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब तीसरा पॉइंट सीखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर सीखने के लिए हमको क्या करना है बच्चों, एक नया लॉ सीखना है जो मिस्टर हेनरी ने दिया था। इसको बोलते हैं, ऑफ कोर्स जिसने दिया था उन्हीं के नाम से फेमस होगा, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है? हेनरी बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। यहाँ पे गैस का बात चल रही है। अब तक हमने जो बात किया क्या था, सॉलिड इन लिक्विड था, है ना? आपको समझा होगा Na2SO4, KBr, NaNO3, KNO3 ये सब क्या है, सॉलिड्स हैं। और मैंने सॉल्वेंट क्या लिया, वाटर लिया था हर जगह। यहाँ पे बात अलग है। हेनरी बोलते हैं गैस के लिए सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, मतलब गैस इन लिक्विड। एग्जाम्पल हमने सोडा दिया था, याद आ रहा है क्या? उसका बात चालू है। solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas on the liquid। solubility of the gas, ये गैस इस लिक्विड में कितना डिसॉल्व होगा उसको बोलेंगे solubility। ये गैस इस लिक्विड में कितना डिसॉल्व होगा ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस गैस का प्रेशर ऑन द लिक्विड जिसमें ये डिसॉल्व करना है। मतलब क्या, मैंने अगर एक बीकर ले लिया, ये बीकर नहीं सॉरी टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और उसमें मैंने भर दिया पानी, और ऊपर से मैंने ना यहाँ पे ढक्कन लगा दिया और यहाँ पे गैप रख के, यहाँ पे ढक्कन लगा दिया, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ पे गैप बनाया और यहाँ पे कोई पाइप लगा दिया आगे से कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से CO2 गैस आ रहा है। ये CO2 का जितना प्रेशर होगा ना इस पानी पे, उतना ज्यादा CO2 इस पानी में डिसॉल्व होगा। ये बता रहे हैं मिस्टर हेनरी। इस गैस का इस लिक्विड में कितना सॉल्युबिलिटी है ये किस पे डिपेंड करेगा, इस गैस का खुद का प्रेशर ऑन द लिक्विड। समझ गए क्या? ये गैस इस लिक्विड पे कितना ज्यादा प्रेशर डालता है उतना ज्यादा solubility होगा। solubility of a gas on a liquid is in a liquid, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas on the liquid। यहाँ पे on the, वापस बोलता हूं, Henry's law states that solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas ऑन द लिक्विड। समझ गए? और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी के बदले इक्वल टू आएगा और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसको मैं KH बोल रहा हूँ, सिर्फ K भी बोल सकते हैं, और हेनरी जी ने ये लॉ बनाया उनके रेस्पेक्ट में मैं इसको KH बोल रहा हूँ इंटू P। ये फॉर्मूला हमको आगे जाकर बहुत यूज करते हैं, बड़े काम की चीज है। समझ में आ रहा है बच्चों क्या बोलना चाहता हूँ? solubility of a gas is directly proportional to the pressure of the gas on the liquid। so proportionality हटा के ये मिला, ठीक है। और अगर अभी मेरे को किसी ने पूछा कि सर KH का वैल्यू क्या है या KH का यूनिट्स क्या है, तो मैं क्या करूंगा, KH को एक साइड में रखूंगा, बाकी को उधर भेज दूंगा। P को उधर भेज दिया ना, इधर P मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। S इज इक्वल टू KH इंटू P, देयरफॉर KH इज इक्वल टू S अपॉन P। समझ गए? अभी S का ये KH का यूनिट क्या आएगा वो चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। KH का यूनिट क्या आएगा, सोल्युबिलिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों, सोल्युबिलिटी मतलब कितना डिसॉल्व हुआ, ग्राम पर लीटर भी हो सकता है ना। ग्राम पर लीटर मतलब क्या, 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर बोल सकते हैं, या मोल्स में भी बोल सकते हैं। 1 मोल ऑफ NaCl dissolved in 1 liter of water, 2 moles of NaCl dissolved in 5 liters of water। जो भी आपको यूनिट लेना है, मतलब सोल्युबिलिटी का यूनिट मोल
पर लीटर होगा। क्या होगा? मोल पर लीटर होगा। और प्रेशर का यूनिट क्या होगा? बार होगा, बार। तो इसका फाइनल यूनिट क्या बना बच्चों? मोल तो एज इट इज है, लीटर इनवर्स बार इनवर्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? या फिर दूसरा क्या हो सकता है, मोल पर लीटर के बदले में क्या लिख सकता हूं? ग्राम पर लीटर, और यहाँ पे बार लिख सकता हूं। और फिर फाइनली यूनिट क्या आएगा? ग्राम लीटर इनवर्स बार इनवर्स। समझ में आया? ये दो यूनिट्स बनेंगे किसके? केएच के। सोल्यूबिलिटी का यूनिट समझ में आ गया, ग्राम पर लीटर या फिर मोल पर लीटर। प्रेशर का यूनिट क्या होगा? बार या फिर एटमॉस्फेयर। और केएच का यूनिट जो आप एस और पी का यूनिट लेंगे उसके हिसाब से केएच का यूनिट बनेगा, वो ये यूनिट हो सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स या ग्राम लीटर इनवर्स बार इनवर्स। समझ गए? आगे चलते हैं। मैं ये विश्वास से चीजें आगे आगे पढ़ाते जा रहा हूं, नोट करते जा रहा हूं, ये सोच के, ये विश्वास से, मैं आप पे पूरा विश्वास रखता हूं कि आप लेक्चर के दौरान सब लिख के ले रहे हैं या फिर स्क्रीनशॉट तो मार रहे हैं, जो कि लेक्चर के बाद में आप लिख के लेंगे, ठीक है? वरना प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा बच्चों। अपने को प्रोसेस कंप्लीट करना है, तब जाके मार्क्स मिलेंगे, तब जाके नॉलेज कंप्लीट होगा। सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं, पहले ज्ञान लोगे तो मार्क्स अपने आप हमारे पीछे भाग के आएंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। ये था हेनरीज लॉ। और कुछ एक्सेप्शंस हैं हेनरीज लॉ में, जो प्रेशर बढ़ा देने से सोल्यूबिलिटी बढ़ाते नहीं है, कुछ अजीब ही कर देते हैं। उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, दो हैं, वो आपको बता देता हूं। अमोनिया और वाटर को जब आप मिक्स करोगे, अमोनिया और वाटर, और यहाँ पे CO2 और वाटर, ठीक है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मिक्स करेगा, मिक्स करेगा, कुछ हिस्सा मिक्स होगा, कुछ नहीं होगा। देखो CO2 को जब आप पानी में डालोगे तो तीन चीजें होंगी। पहली चीज, कुछ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होंगे। दूसरी चीज, कुछ मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। तीसरी चीज, जो डिसॉल्व हुए, समझो 50 डिसॉल्व हुए, 1000 मैंने लिए थे, 50 डिसॉल्व हुए, 950 भाग गए, ठीक है? वो जो 50 डिसॉल्व हुए उनमें से 10-20 लोग रिएक्ट भी कर जाएंगे वाटर से, उसकी बात चालू हुई। जब CO2 प्लस H2O फॉर्म्स H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, समझ गए? कार्बोनिक एसिड। ये अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर में क्या होगा? ये वाटर का होगा टुकड़ा और बनेगा NH4 प्लस एंड OH माइनस। अभी बात क्या है बच्चों, ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि इन केसेस में अमोनिया और CO2, अमोनिया और CO2 बिना हाई प्रेशर के जितना डिसॉल्व होना एक्सपेक्टेड था हेनरी लॉ के हिसाब से, उससे ज्यादा होता है। और प्रेशर बढ़ा देने पे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे क्या बोला? सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब मैं प्रेशर जितना बढ़ाऊंगा उस हिसाब से सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। पर अमोनिया और CO2 में तो कुछ अलग ही होता है, मैं प्रेशर बढ़ाया इतना, सोल्यूबिलिटी बढ़ी इतनी। समझे क्या बोल रहा हूं? मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला बात नहीं रहा, बहुत ज्यादा बढ़ गई। डायरेक्टली तो है ही है, प्रेशर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ी, पर रिलेशन डायरेक्टली नहीं आएगा, एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बना। प्रेशर मैंने अगर डबल किया तो सोल्यूबिलिटी डबल होनी चाहिए, यही हेनरीज लॉ, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है। पर प्रेशर डबल करने पे सोल्यूबिलिटी 20 टाइम्स हो गई, ये तो कुछ अजीब ही हो गया भाई। एक्सपेक्टेड तो हमको क्या था कि 2 टाइम होगा, प्रेशर डबल करूंगा तो सोल्यूबिलिटी डबल होगी, पर 20 गुना हो गई। मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, समझे? CID तो देखे होंगे आप लोग। चलो आगे चलते हैं। ये था एक्सेप्शनल केस वाला पार्ट। आगे चलते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, ये बड़ा मस्त चीज है। वेपर प्रेशर क्या होता है पहले वो बता दो। साइंस में हर चीज बहुत इजी है, केमिस्ट्री में हर चीज और भी इजी है, नाम में ही सब कुछ है। मैंने लेक्चर की शुरुआत में, पिछले लेक्चर में आपको बोला था मैं शेक्सपियर को ज्यादा पसंद नहीं करता, मेरा मक्खन चुरा के नहीं भाग गया था वो। मैं क्यों पसंद नहीं करता, वो उसने जो वाक्य बोला था वो मेरे को ज्यादा सुटेबल नहीं लगता है। वो क्या बोलते हैं?
शेक्सपियर क्या बोलते हैं, नाम में क्या रखा है, भावनाओं को समझो, है ना। इंडिया में भावना भी तो नाम होता है ना बच्चियों का, तो फिर नाम में क्या रखा है, भावनाओं को समझो, मजा नहीं आया। दूसरा बात, नाम में ही सब कुछ है भाई, समझ के देखिएगा, साइंस में सब कुछ नाम में है। वेपर प्रेशर नाम में ही है, वेपर का प्रेशर, सीधा सीधा तो है। व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर का प्रेशर, पर कभी भी नहीं चेक करना है, एक सिचुएशन पे चेक करना है। कंसेप्ट सिखाता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मेरे पास एक बीकर है, बीकर में मैंने लिया हुआ पानी, ठीक है, एक बीकर लिया, बीकर में पानी भर दिया और उस बीकर के पानी को मैंने ढक्कन लगा दिया। इसी डायग्राम को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बताने का कोशिश कर रहा हूँ। एक बीकर लिया, बीकर में पानी भर दिया और उसको ढक्कन लगा दिया। अब इसको नीचे से हीट करना शुरू किया। अब मैं बर्नर का डायग्राम बना नहीं सकता, इसलिए ऐसा एरो करके दिखा रहा हूँ, वरना आप देख के हंसने लगोगे, इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ। ये एरो भी टेढ़ा बना दिया ना मैं। ये यहाँ से हीट करना शुरू किया। थोड़े समय के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हवा थी, हवा जहाँ कोई नहीं वहां पे हवा होती है, यहाँ से ये हवा खींच के बाहर निकाल लिया वैक्यूम पंप से, मतलब यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है। कौन है, कोई नहीं। और हीट करना चालू किया, धीरे धीरे यहाँ से वेपर बनना चालू हुए। ये वेपर यहाँ पे पहले तो पूरा खाली था, धीरे धीरे वेपर बन बन के यहाँ पे हल्का हल्का भीड़ बनाना शुरू किए, ठीक है, गर्दी भीड़ बनाना शुरू किए। और एक समय ऐसा है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई मॉलिक्यूल। वेपर क्या होता है बच्चों, ये सॉलिड है, बहुत टाइटली बाइंडेड, एक दूसरे को घुसा हुआ है, चिपक के एक दूसरे में। ये लिक्विड थोड़ा दूर दूर है और ये गैस बहुत दूर दूर है। तो लिक्विड से गैस बना, मतलब इससे ये बना, मतलब दूर हो गया। पर यहाँ पे दूर होने के बाद इतनी भीड़ बन गई कि जो दूर दूर थे वो धीरे 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 पास आना पड़ा, इतनी भीड़ बन गई। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखे मॉलिक्यूल, जैसे लोग भी नहीं रख रहे इंडिया में, इसी वजह से फैल रहा है। तो पॉइंट ये है, ये जो लिक्विड का वेपर बना वो बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, पहले बहुत दूर दूर थे, क्योंकि वेपर का नेचर है, गैस है ना वेपर, गैस का नेचर है दूर दूर रहना, सॉलिड का नेचर है टाइटली पैक रहना, लिक्विड का नेचर है थोड़ा लूजली, और गैस का नेचर है दूर दूर रहना। पर ये गैस मॉलिक्यूल इतने ज्यादा हो गए कि पास में आना पड़ा, और पास में आना पड़ा तो होने लगे कंडेंस। मतलब 1 मिनट में समझो 10 नए वेपर बनते, लिक्विड से 10 नए मॉलिक्यूल वेपर बनते, तो उसी 1 मिनट में 2-3 तो कंडेंस हो जाते, वापस गिर जाते। जो नए बने वो नहीं कंडेंस होते, जो बहुत समय से आ चुके हैं, बहुत भीड़ हो चुकी है, और ठंडे भी तो हो जाएंगे ना। यहाँ पे बर्नर है तो इसके बराबर सामने वाले तो बहुत सारे गर्म रहेंगे, साइड वाले भीड़ भी बहुत है और ठंडे भी हो रहे हैं। तो नए 10 आए, पुराने 2 गिर गए, कंडेंस हो गए। थोड़े समय के बाद भीड़ और बढ़ गई, आने वालों की संख्या 10 है, जाने वालों की 2 है, तो भीड़ बढ़ेगी ना। पैदा होने वालों की संख्या 10 हो और मरने वालों की 2 हो, तो भीड़ तो बढ़ेगी ना। यही ऐसे ही तो पॉपुलेशन बढ़ता है ना देशों में, दुनिया में ऐसे ही तो पॉपुलेशन बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आते जा रहे, जाने वालों की संख्या कम है, धीरे धीरे भीड़ और बढ़ गई, जाने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। 10 आए 5 गए, 10 आए 7 गए, 10 आए 8 गए, 10 आए 10 गए। जब 10 आए और 10 गए ये सिचुएशन पहुंच जाए, मतलब लिक्विड से वेपर बनने वालों की संख्या और वेपर से लिक्विड बनने वालों की संख्या सेम हो जाए, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने क्या बोला था, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट या स्पीड सेम हो जाए उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां भी तो वही हो रहा है, लिक्विड से वेपर बनने वालों की स्पीड और वेपर से लिक्विड बनने वालों की स्पीड अगर सेम हो जाए तो इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम पे ये जो वेपर्स हैं, ये सारे वेपर्स है ना, गैस है ना, इन वेपर्स का किससे बना हुआ वेपर है, इसी लिक्विड से बना हुआ वेपर है, इन वेपर का इसी लिक्विड पे जो प्रेशर होगा उसको बोलेगा वेपर प्रेशर। समझ गए, वेपर प्रेशर नाम में ही सब कुछ है शेक्सपियर बाबू। वेपर प्रेशर, वेपर का प्रेशर, पर कब चेक करना है, इसे रात को 2 बजे उठ के बोले बताओ वेपर प्रेशर क्या, ऐसा नहीं चेक कर सकते हैं। सुबह 6 बजे कर लिए, जब मन किया बीकर रखा, ढक्कन लगाया और बोला बताओ वेपर प्रेशर, नहीं चलेगा। हीट करो, इक्विलिब्रियम पे लाओ, लिक्विड से वेपर होने वाले का स्पीड और वेपर से लिक्विड होने वाले का स्पीड जब सेम हो जाए, तब बाहर एक कनेक्शन लगाया हुआ रहता है, मैनोमीटर बोलते हैं, कभी कभी इसको बैरोमीटर बोलते हैं, इससे प्रेशर मेजर करते हैं।
और ये प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पे मेजर किया गया है इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। समझ गए? पक्का? वेपर प्रेशर का मतलब समझ गए? चलते हैं। अब एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। आपने 11th में सीखी होगी, फिर भी बता रहा हूं वापस, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है उसकी। वेपर प्रेशर का मीनिंग आप समझ चुके हैं। समझो, मैंने पेट्रोल और पानी लिया। पेट्रोल और पानी मिक्स नहीं होता है, पर एग्जाम्पल लो कि मैंने पेट्रोल और पानी को रखा है एक बर्तन में। दोनों में से सबसे फास्ट कौन उड़ जाएगा? पेट्रोल। पेट्रोल उड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैंने लिया है ऑयल और वाटर। दोनों में से पहले कौन उड़ जाएगा? वाटर। समझे? मतलब ऑयल, यहाँ पे पेट्रोल और वाटर में से पेट्रोल वेपर बना के उड़ जाता है, भाग जाता है, पर वाटर उड़ता नहीं है। एक्चुअली उड़ता है पर फास्ट नहीं उड़ता। दोनों में से पहले किसका वेपर बनेगा? पेट्रोल का। और जिसका पहले वेपर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों साइंस की भाषा में? वोलेटाइल लिक्विड। क्या बोलते हैं? वोलेटाइल लिक्विड। और जो दूसरा है जो बाद में वेपर बनाता है उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड। बच्चों ध्यान से सुनना, जो पहले वेपर बनाता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जो बाद में वेपर बनाएगा उसको बोलेंगे नॉन वोलेटाइल लिक्विड, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। समझे? पर इसका ये मतलब है नॉन वोलेटाइल मतलब कभी वेपर नहीं बनाता। क्या ऐसा मीनिंग है? सोच के देखो। पेट्रोल भी वेपर बनाता है और पानी भी वेपर बनाता है, पर पहले वेपर बनाएगा पेट्रोल, फास्ट वेपर बनाएगा पेट्रोल क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है पेट्रोल का, और बाद में वेपर बनाएगा वाटर। फास्ट वेपर बनाता है ये, स्लो बनाता है ये, पहले बनाता है ये, बाद में बनाता है ये, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो नॉन वोलेटाइल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वोलेटाइल। पर इसका बिल्कुल मतलब नहीं, शब्द का अर्थ डायरेक्टली यहाँ पे नहीं ले सकते। वोलेटाइल मतलब फटाक से उड़ने वाला, नॉन वोलेटाइल मतलब उड़ता नहीं, ऐसा नहीं, लेट उड़ता है। अब एक बात देखो, समझो, एक एग्जांपल लेता हूं। एक स्टूडेंट है जिसको 80% मिला, ठीक है, और उसके क्लास में सभी बच्चों को 80% से ज्यादा मिला रहेगा, तो उसका लास्ट रैंक आया कि नहीं आया उस बैच में? इसी बच्चे को अगर दूसरे बैच में भेज दिया जहां टॉपर का परसेंट 65, तो ये फर्स्ट हो गया ना। मतलब 80% फर्स्ट आना या लास्ट आने का निशानी नहीं हो सकता। आप किससे कंपेयर कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। 80% अगर मेरा आया, मेरे क्लास में अगर सब लोग 85, 88, 90, 95, 98, 99 वाले, तो मैं लास्ट रैंकर हुआ कि नहीं हुआ? और मैं ही एक दूसरे डिवीजन में मेरा एडमिशन हो गया, वहां पे बिठा दिया मेरे को टीचर ने या प्रिंसिपल ने, जहां पे सारे बच्चों का जो टॉपर है उसको 65% है, तो मैं बादशाह हुआ कि नहीं हुआ? उससे 15% ज्यादा है मेरे को, मतलब यहाँ पे मैं फर्स्ट रैंकर है। मतलब मार्क्स से रैंक डिसाइड नहीं हो सकता, कंपेरेटिव होता है रैंक, तो है ना। यहां भी वही है। पेट्रोल और वाटर में से आप कंपेयर करके बता सकते हो कि पेट्रोल इज वोलेटाइल, वाटर इज नॉन वोलेटाइल। और वही अगर आप ऑयल और वाटर लोगे, दोनों जगह वाटर वाटर तो है ही ना बच्चों। यहां वाटर वोलेटाइल है क्योंकि ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट समझो 400 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का 100 डिग्री है, तो यही पहले उड़ेगा ना। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूं? वाटर इज वोलेटाइल हियर, ऑयल इज नॉन वोलेटाइल, पेट्रोल इज वोलेटाइल, वाटर इज नॉन वोलेटाइल। मतलब चीजें कंपेरेटिव है, कहीं भी आप गारंटी से नहीं बता सकते कि कौन वोलेटाइल होगा कौन नॉन वोलेटाइल। वो सामने वाले पार्टनर को देख के ही बताया जा सकता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे मिस्टर राउल्ट ने एक बहुत सुंदर लॉ बनाया है जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, पर वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको ये पहले 2 लेक्चर्स फिर देखने हैं, कम से कम 3 बार देखा करो एक लेक्चर को, ताकि आपके दिल और दिमाग में फिट हो जाए केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में आने के पहले आगे के 2 पेजेस पढ़ के आइएगा। राउल्ट्स लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।